डाउन टू अर्थ में एक आया है न्यूज, डाउन टू अर्थ में, उसमें आया है क्या, आगरा देखिए, अभी अपने यहाँ जो इकोनॉमिक का मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पूरा इकोनॉमी है क्या, जो एमएसएमई सेक्टर को हमें बढ़ाना है और लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएट करना है। अभी जैसे कि एक वर्ल्ड बैंक का कल या परसों 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आया है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो इंडिया में लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं क्रिएट हुआ है, जब इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब चाइना पे एक तो सैंक्शन लगा था, और उसके साथ साथ चाइना अभी अब लेबर इंटेंसिव जॉब से मतलब अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, जिसमें वो मतलब हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, या अदर टेक्नोक्रेटिक जॉब क्रिएट करने पे वो फोकस कर रहा है, स्किल जॉब पे। लेकिन इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी था, लेबर इंटेंसिव जॉब में क्रिएट करना जरूरी है अपने यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेबर इंटेंसिव हो क्यों? क्योंकि अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है कितना, बोलते हैं ना, जो 65% अपना जो है वो जो पॉपुलेशन है वो कितना 35 ईयर से छोटा कम है, तो इसको जॉब देना जरूरी है। तो इसी सब के संदर्भ में एक देखा गया है कि जो अपना जो लेदर का इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, तो आगरा एक लेदर जोन के मतलब हब के रूप में माना जाता है। यहाँ पे लेदर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और फिर यहाँ से ये वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो लेबर इंटेंसिव जॉब है। लेकिन एक डाउन टू अर्थ में एक आया है रिपोर्ट, उसमें इसने ये कहा है कि देखिए, इंडस्ट्री लीड टू द मैसिव वेस्ट क्राइसिस, सीएसए स्टडी कॉल फॉर अर्जेंट एक्शंस। देखिए इसमें क्या कह रहा था, सिटी which is cater to 65% of Indian footwear demand, मतलब 65% of footwear Indian footwear demand generate around the 54 tons of footwear waste each day, ठीक है। तो सीएसए आगरा हाईलाइट द रबिंग ऑफ 45 tons डेली म्युनिसिपल एरिया। आगरा सिटी इज मेजर फुटवेयर प्रोडक्शन साइट टुडे, द सिटी इज दिस फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग दिस मिलियंस pairs of daily, इतना नहीं देखना है। The report identifies the difference in the waste management practice between the formal and informal sector. The informal sector comprising the around this then generate the waste from these informal use include the leather, synthetic polymer, textile, and hazardous materials like the foam, soft, adhesive. Explain the informal use including the leather, synthetic polymer, textile, and hazardous material. अब देखिए मेन ये है जो मुझे ये दिखाने की जरूरत था। अब देखिए लेदर इंडस्ट्री है, अब ये लेदर इंडस्ट्री होगा, जब हम प्रोडक्ट का बनाएंगे तो लेदर इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, वाटर का जरूरत पड़ता है, ठीक। वाटर के साथ साथ केमिकल की भी जरूरत पड़ती है, केमिकल का भी यूज पड़ता है, और वाटर का हैवी वाटर इसमें चाहिए लेदर इंडस्ट्री में, क्योंकि पैसे से पहले लेदर को साफ किया जाता है, फिर उसके बाद एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब डाल के उसको और क्लीन किया जाता है, ठीक। फिर उसके साथ जो आपका मतलब वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल। अब हम इससे सीखते क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही है, क्योंकि इससे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, ठीक। लेकिन जब आप लगाते हैं तो इसके साथ साथ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके वेस्ट मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप ये नहीं करेंगे तो ये केमिकल क्या होगा कि जो आपका वहां पे वाटर बॉडीज है उसमें जाके फिर हैवी मटेरियल जो इसके अंदर पूरा मतलब सिंक हो जाएगा, और फिर आप इस वाटर को यूज करेंगे तो ये हेल्थ इश्यूज होगा। तो एक तरफ हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तरफ तो यदि हम इंडस्ट्री लगा के यहाँ से इनकम जनरेट करके लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी, और डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 14 जो है आपका 14 वो फुलफिल हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी, ये फुलफिल होगा, तो रियलिटी में आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम पर कैपिटा इनकम ये सब कर दिए, ये सब सही है, लेकिन यदि हम यहाँ पे इससे जो निकलने वाले वेस्ट को मैनेज नहीं किए, तो इससे क्या होगा, जो हेल्थ इश्यूज होंगे,
तो पर कैपिटा इनकम बढ़ भी गया, तो लेकिन मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम हो गया 5,000, अब हेल्थ से इसका खर्चा हो रहा है कहाँ पे, 2,500, 2,000, हेल्थ से इसका खर्चा 2,000 हो रहा है, तो इस पर कैपिटा इनकम बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम क्या डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। डेवलपमेंट तभी होगा जब आप एवरी डायमेंशन को आप कंसीडर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द मेन कहने का है। और इससे मेन है जो आपका लोगों का लाइफ ही नहीं, जो आपका इकोलॉजी है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसको भी डिटोरिएट करेगा। तो डेवलपमेंट विथ प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अदर एंगल। लेकिन इसमें एक चीज है जो कि जो आपका फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसमें दो है, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे कि फॉर्मल जिसमें क्या हो गया, 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हायर किया। इनफॉर्मल मतलब कि छोटा छोटा 2 4 3 ऐसे करके घर में अपना कहीं से ऑर्डर, किसी मान लीजिए कि इससे ऑर्डर लेके आया, यहाँ पे काम किया अपना अपने घर में, और फिर इस ऑर्डर को यहाँ पे डिस्पैच किया, इसके पास किया, ठीक। तो ये इनफॉर्मल जो है, तो इसको कंसीडर करना, इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को तो देख लिया, लेकिन ये इनफॉर्मल वाले को आप छोड़ देते, क्योंकि कोई घर में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। एक सेकेंड न्यूज देखते हैं। सेकेंड न्यूज में क्या है, ये डाउन टू अर्थ फ्लू इन अंटार्कटिका कैन लीड टू द आउटब्रेक इन ऑस्ट्रोलाइसिस स्टडी। मतलब ये बताया गया है इसमें, जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूजा mainly in Antarctica and sub-Antarctica has raised the concern over the further spread of the disease in New Zealand। मतलब जो आपका ये है ना अंटार्कटिका का रीजन और ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, उसमें ये H5N1, जो H5N1 इसके वजह से साउथ जॉर्जिया, in study the scientists warned the spread of this in the Falkland Island and South Georgia Island holds the significance as they host the rich alien biodiversity and are deemed as a protected area of the avian species। साउथ जॉर्जिया यहाँ पे इतना स्पीसीज आता है अंटार्कटिका में, और जो अंटार्कटिका कन्वर्जन इज लेबल एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द इतना हेल्थ डिटेक्शन। अब देखिए इसमें मेन क्या कह रहा है, आपको मैं थोड़ा सा देखता हूँ। ये कह रहा है कि देखिए आपका ये वर्ल्ड मैप हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, अंटार्कटिका का रीजन हो गया यहाँ पे। ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, यहाँ ये अगर एक छोटा सा आइलैंड टाइप का तस्मानिया बोला जाता है इसको, आई थिंक, मुझे याद। और ये आपका न्यूजीलैंड हो गया, ठीक। और ये अंटार्कटिका के अंदर ये एक प्रोटेक्टेड एरिया साउथ जॉर्जिया बोलता जाता है। तो बोला है कि जो रीजन है, ये जो एवियन, जो मतलब माने माइग्रेटरी बर्ड जो होता है ना, उसके लिए एक ये जगह है जहाँ पे बर्ड आके रहते हैं, ठीक। तो इसमें लेकिन ये H5N1 इस वायरस की वजह से इस बर्ड को क्या किया है, इन्फेक्ट करेगा। अब फिर ये माइग्रेटरी बर्ड जाएगा दूसरे रीजन में, तो वहां भी करेगा। तो बर्ड के लेवल पे जब ये फैल जाएगा तो एक डिजास्टर्स हो सकता है, बर्ड में जाके ये हो सकता है, इसी बात को बोला है। और ये जो साउथ जॉर्जिया रीजन है ना, यहाँ अंटार्कटिका में, ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड लाइफ, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है ये यही बोला है। कैन प्रिवेंट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसमें क्या बोल रहा है, जो फूड बैंक कैन प्रिवेंट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन इक्विवेलेंट टू द टेकिंग 900 कार ऑफ रोड फॉर ईयर्स। एक फूड बैंक बनाए, देखिए, द ईच फूड बैंक दैट रिड्यूस द सेम वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन हाउस गैस द इमिशन इन द ग्रीन होगी द 900 गैसोलीन पावर्ड फूड बैंक बना के हम गैसोलीन जैसे कार वार में जितना जलेगा उससे ज़्यादा हम इसको कर लेंगे। फूड बैंक essentially volunteer driven initiative that recover the surplus food from the different parts of the world of the food system and distribute to those facing hunger and through the community organization। मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड है, जिसके पास सरप्लस ज़्यादा फूड है, उससे हम भोजन लेके जिसके पास नहीं है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक कम्युनिटी लेवल पर ये चलाया गया है। इसमें कौन कौन सा है, एक है ये ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क की जो पार्टनरशिप विद द ग्लोबल मीथेन हब एंड कार्बन ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर स्टार्ट किया है। अब ये क्यों किया है भाई देखेंगे। द फ्रेम इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मैक्सिको एंड इक्वाडोर, ये यहाँ पे ये मैक्सिको इक्वाडोर में
where the 6 community lead यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, फाउंड ऑर्गेनाइजेशंस इतना बनाया गया। एज द एस्टिमेटेड है अवॉइडिंग द एनुअल एमिशन ऑफ द, इतना मतलब फूड बैंक से कितना वो रिड्यूस किया। द कलेक्टिव ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द फूड बैंक, दिस रिप्रेजेंट द 12 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द इम्पैक्ट ऑफ दिस। अब पूरे उसका स्टडी किया गया है, इससे क्या होगा। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दिस परसेंट ऑफ द वर्ल्ड फूड इज लॉस्ट आफ्टर द हार्वेस्ट बिफोर इट रीचेज द रिटेलर एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यूएनईपी का एक चलता है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, वो बोला द फूड take of the landfill mostly generate the methane which traps more than 80 times more heat than carbon dioxide over the first 20 years में। जिससे फूड प्रोडक्शन करते हैं तो उससे मीथेन तो निकलता ही नहीं, जो आपका पैडी फील्ड होता है। इमिशन टू कर द फूड लॉस, दिस फूड लॉस वेस्ट रिड्यूस दिस, इतना ये है। अब देखिए इसमें मोटा मोटा यही कह रहा है। देखिए इसमें क्या है, जो कहाँ गया ये मेरा, अब ये फूड बैंक है। अब फूड बैंक, जो फूड बैंक बना के, इसका फूड बैंक बना के हम जैसे ये बैंक बना लिए। अब मान लीजिए यहाँ से हमने फूड इकट्ठा किया और फूड इकट्ठा इस बैंक में रखे। अब मान लीजिए कि ये जगह है, यहाँ पे इसको फूड नहीं है तो हम इसको फूड अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक। आप देखिए अब इससे क्या होगा कि देखिए जब जो फूड वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट फूड हो रहा है, तो उस वेस्ट फूड को हम क्या करेंगे, यूज में ले आए। क्योंकि एक है यूएनईपी, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मतलब एक फूड वेस्ट इंडेक्स है, फूड वेस्ट इंडेक्स है, उसमें दिखाया जा रहा है जो मतलब तैयार होने के बाद से और मतलब पहुंचने तक में 14% ऐसे कुछ बता रहा है कि फूड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अपने यहाँ भी होता है ना, एफसीआई खरीद लेता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या करता है, उसके पास गोडाउन नहीं होते हैं तो बाहर नहीं ऐसे मतलब खराब होता जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो, फूड बैंक से इसे फायदा क्या होगा। अब यहाँ के जो लोग हैं, यदि हम इस वेस्ट फूड को बचा लेते हैं और इसको हम खिलाते हैं तो इसको फिर खिलाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, इसको प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या, जो ग्रीन हाउस गैस है, जो मतलब जो पॉल्यूटर है, उसका इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, उसमें मीथेन का इमिशन होता है। हाँ, तो वही कह रहा है जब हम इस फूड बैंक से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा मतलब गीगा टन जो पॉल्यूटर है उसको हम खत्म कर सकते हैं, मतलब नहीं जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, अब ये इसमें क्या कह रहा है कि इन द वास्ट farmland of Karnataka is a silent crisis brewing that threatens the future of agriculture and environment. Recent data from the state agriculture department क्या कह रहा है, ये suffers from the level of soil organic carbon. The Karnataka agriculture land suffers from the low level of soil organic carbon, articulate a critical indicator of soil health and the fertility. The decline not endanger the crop productivity also. The pose the broader environmental threat impact the crisis already manifested. मतलब क्या कह रहा था, सॉइल का जो कार्बन है ना, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या हो रहा है, डिटोरिएट कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। The significance of SOP is more than just a soil component. This is the backbone of the soil quality. It plays as a vital role in water retention and nutrient availability, pH buffering and preventing the soil erosion. ये एक कंपोनेंट नहीं है, इसका मेन क्या है, वाटर रिटेंशन, वाटर को कंजर्व करके रखता है, उसमें रखता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स को उसमें अवेलेबल रहता है। और पीएच बफरिंग एंड द प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, पीएच जो पीएच स्केल होता है, ऑप्टिमल एसओसी लेवल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ। अब यहाँ पे पीएच बफरिंग और इस सबको डिस्कस करने की क्या जरूरत है। बफरिंग, healthy and productive soil which are the foundations of agriculture. The analysis conducted 2017-2024, more than half of the Karnataka farmland fall below the necessary SOC, this 0.4% and significance. जो SOC कम हो रहा है, यहाँ से देखा इतना कम हो रहा है। एक्सटर्नल chemical fertilizer used in Karnataka. Karnataka is among the 5 state fertilizer consumption with usage per hectare surprising the national level. बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर खर्च की जा रही है। 2020-21-22 फिजिकल ईयर तक 45 लाख मेट्रिक टन
एंड प्रोजेक्शन 2024 बहुत ज़्यादा की जा रही है, नेशनल लेवल से ज़्यादा की जा रही है। द राइजिंग द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंज एसोसिएटेड, छोड़ो ये द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिकेटेड द पैटर्न ऑफ इंडिकेटेड yield remain the constant indicated and another matter of the few thousands low SOC level and directly linked to the reduce the soil fertility। जब एसओसी लेवल नीचे जाएगा तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, लीडिंग टू द लोअर क्रॉप यील्ड एंड डिस्ट्रिक्ट दैट हैव बल्क black alluvial soil are the worst affected, namely in the northern part of this state which are locally called the Irumenu। अरे मेन इसमें यही कह रहा है कि जब भाई सॉइल टेस्टिंग एक्सरसाइज लॉन्च, अब यही कह रहा है कि जो देखो एक होता है एसओसी, एसओसी क्या होता है जिसमें सॉइल कंपोनेंट, इट इज नॉट जस्ट ए सॉइल कंपोनेंट, ये वाइटल रोल इन वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड पीएच बफरिंग, इट इज प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ये सब जो है ना, इसका मेन ये जो कंपोनेंट है, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, कम करता है। यदि पी जो एसओसी कम हो जाएगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो कर्नाटका में देखा गया है जो हैवी जो नेशनल स्टैंडर्ड है या नेशनल लेवल है, एवरेज है फर्टिलाइजर यूज करने का एग्रीकल्चर में, उससे भी बहुत ज्यादा कर्नाटका में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एसओसी कम हो रहा है। और ये मेनली बेसिकली उसमें नॉर्दर्न पार्ट में देखा गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये एक डिजास्टर्स हो सकता है वहां पे, बिकॉज जब सॉइल क्वालिटी खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यही है इसका मेन थीम। आफ्टर रिकॉर्डेड हीट वेव बिहार पैडी फार्मर डिस्ट्रेस ड्यू टू द पुअर। अभी क्या हुआ ना, बिहार के अंदर जो बिहार में दिखा रहा है, जो लगभग 3 साल से ये तीसरा ईयर है कि बिहार के अंदर ये जो मानसून की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जो एवरेज मानसून का बारिश होनी चाहिए नॉर्दर्न बिहार में, बेसिकली उसमें देखा गया है 40 से 50% दिखाया गया। एमडी का जो डाटा दिखाया गया है जो वो उससे डेफिशिएंट हुआ है, बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया बिहार का मैप। आप ये देखिए, आई थिंक ये ऐसे ही बिहार है ना, हाँ ये बिहार का मैप है। तो इसमें दिखा गया ये नॉर्दर्न बिहार जो है ना, ये पार्ट वाला बिहार, इसमें मानसून की वैसे सौदर्न में भी इधर पे भी मानसून की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। पता है जो बिहार क्या एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसके जीडीपी में कितना एग्रीकल्चर का रोल है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए ना, एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो बट 20% तो होगा ही होगा। सर्विस सेक्टर का वैसे ज़्यादा है, 50-60% है, और मैन्युफैक्चरिंग का वही है 10-12% जो है। और यहाँ मेन ये है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, ठीक। अब यहाँ पे मानसून नहीं होगा तो पानी नहीं होगी, पानी का नहीं होगा तो लोगों के ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें प्रोडक्शन कम होगा, खेती कम ही होगी। सबसे पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। फिर माइग्रेशन होगा यहाँ से, खेती का उपज नहीं हुआ तो लोग कमाने के लिए बाहर तो जाएगा ना, तो माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन से कहाँ होगा, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जब माइग्रेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए। अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड बढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक तो हम ये देख लिए। अब देखिए यदि बारिश नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर के लिए किसान कम से कम पानी तो यूज लाएगा ना खेत में, तो ट्यूबवेल से करेगा। ट्यूबवेल के चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल ये चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो गया है खेत तक तो चल भाई ठीक है, कोई नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिहार में जो पैदा हो रहा है, अब गर्मी में वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ जाता है क्योंकि एसी पंखा वो सब चलाते हैं, ठीक। उधर मानसून नहीं आया तो इसमें भी मानसून इलेक्ट्रिक हो गया तो इधर खेती में भी मतलब बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो हैवी लोड बढ़ जाएगा। किस पे, प्रोडक्शन पे, पावर जनरेशन पे हैवी लोड बढ़ जाएगा। अब बिहार में यदि पावर देखेंगे तो किससे होता है ज़्यादा, अपने इंडिया में देखें तो 60 to 70% किसके थ्रू होता है, थर्मल पावर है। थर्मल में भी किसका, डीजल इसको यूज किया जाता है, कोल इसको यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली है कि भाई इसको ज़्यादा यूज करेंगे तो क्लाइमेट चेंज ये सब तो होगा ही होगा। तो आप देख रहे हैं इससे एक तो माइग्रेशन होगा, और दूसरा जैसे कि मान लो ये एग्रीकल्चर फेल किया बिकॉज ऑफ इरेटिंग मानसून, एक तो माइग्रेशन हो गया, ठीक। डिस्पैरिटी आ जाएगी ना, फिर उसके बाद क्या, फार्मर सुसाइड बिहार में नहीं होता है क्योंकि छोटा किसान है, लगाता ही नहीं ज़्यादा पैसा। एवरेज इसके पास लैंड कितना है,
लेस देन 1 हेक्टेयर, या नहीं 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, क्योंकि सबसे कम लैंड है केरला में, एवरेज है 1 हेक्टेयर के मान लेते हैं, या तो ज़्यादा। और यहाँ पे जो जनरली खेती होती है वो कि सीरियल्स होती है, जो मतलब खाने पीने वाला जो अनाज है ना, उसका होता है। कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा होता नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मानसून फेल कर गया तो जो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट जो आप ले रखे हैं लोन, वो आप नहीं चुका पाएंगे। लोन तो लिए रखे हैं ना, केसीसी वेसीसी से ले रखे हैं, नाबार्ड वाबार्ड, उसके जो आरआरबी, जो उत्तर बिहार ग्रामीण, ये सब तो ले रखे हैं। अब नहीं देंगे तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, एनपीए। एनपीए होगा तो फिर आप इकोनॉमी पे चले जाइए। एनपीए में फिर क्या क्या होता है प्रॉब्लम। माइनिंग हार्मिंग द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब देखिए कांगो में हुआ है क्या, मेन जो है वहां पे देखिए, रिपब्लिक ऑफ कांगो द स्टडी फाउंड द माइनिंग वहां पे होता है स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन यूजिंग द सिंपल टूल्स इज कॉजिंग द हार्म द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब कांगो में है क्या, डीआरसी तक 60% ऑफ कांगो बेसिन रेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे 60% क्या आता है, रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि जिसको बोलते हैं सदाबहार, हिंदी में बोलते हैं सदाबहार बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है, जहाँ पे हमेशा बारिश होती है। वन जो होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, डेंस होता है, पेड़ जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। डाइवर्सिटी उतनी बहुत ज़्यादा होती है भाई। यूनिक एनिमल इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड ग्रॉर गोरिल्ला। तो एरिया द रिच मिनरल, यहाँ पे मिनरल कौन सा है, गोल्ड, tantalum, tungsten, and they had around the 27 artisanal mining site employing the around this miner. The study the ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, द रिसर्चर 5 किलोमीटर एरिया अराउंड द माइंस टू सी हाउ मच फॉरेस्ट वाज क्लियर। अब माइनिंग की वजह से पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। अब इससे क्या होगा, इट वाज फाउंड द माइनिंग टूल ओनली लीड्स टू द कटिंग डाउन द ट्री बट आल्सो ब्रिंग मोर पीपल टू द एरिया व्हिच कैन लीड टू मोर फार्मिंग एंड बिल्डिंग। अब वो उसके साथ फार्मिंग एंड बिल्डिंग भी। रिसर्चर हाईलाइटेड द डिफॉरेस्टेशन happen at least 5 kilometers away from the mining site. Within this distance, mining activity can lead to an extra 4% of forest loss after 10 years. अब मेन यही है इसमें, सीधी सी बात, हटाओ ना, इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है। ये कह रहा है क्या, देखिए ये कांगो, ये हो गया इसके जो रीजन है, इधर आपका क्या हो गया अटलांटिक, इधर क्या हो गया आपका इंडियन ओशन है, ये हो गया आपका कांगो। इधर हो गया रवांडा बुरुंडी, ये हो गया जाम्बिया, ये अंगोला, ठीक। कांगो कैपिटल किंशासा, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये सूडान हो गया, ये युगांडा हो गया, ठीक। ये कांगो है। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर से इधर से ये जाता है यहाँ पे, इसलिए तो मेन ये क्या कह रहा है, जो कांगो के अंदर जो ये लोकल माइनिंग हो रहा है, ये कांगो हो गया, ये आपका इक्वेटर नज़दीक है, इक्वेटर से जाता है। इक्वेटर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बारिश की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जब एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा तो उस फॉरेस्ट के अंदर क्या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे फॉरेस्ट जैसे होगा तो क्या होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन रहेगा, ट्राइब्स रहेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, समझ गए। तो ये रीजन है। अब यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कौन सा मिनरल पाया जाता है, गोल्ड, टंगस्टन, ये सब, ये कौन सा मिनरल है, ये हो गया क्रिटिकल मिनरल में आता है। इसका यूज किस में होता है, इसका यूज होता है चिप बनाने में। चिप वर्ल्ड में अभी देख रहे हैं ना, चिप के लिए कितनी मारामारी पड़ी है, चिप के लिए बनाना। चिप का यूज कहाँ होता है, एविएशन से लेके आपका किचन तक में होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम अब आया है तो चिप की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें जो माइनिंग हो रहा है, लोकल माइनिंग जो हो रहा है वहां पे, उसके वजह से
इसके फॉरेस्ट का डिटोरिएशन हो रहा है, ठीक, फॉरेस्ट का मतलब क्लियरेंस, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो भी होगा सो होगा। लेकिन यहाँ का जो ट्राइब्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। ये कह रहा है, यही बोला है कि रिसर्चर बोला है कि भाई जिस तरह से ये चल रहा है, और जैसे ही फॉरेस्ट क्लियर होगा तो फिर वहाँ पे फार्मिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट क्लियर किए, माइनिंग भी हो रहा है, और माइनिंग के चारों तरफ फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है, फिर बिल्डिंग भी बन रहे हैं। तो जो एक नेचुरल, जो इक्वेटोरियल रीजन का, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना, जैसे कि आपका अमेजन है, जैसे साउथ अमेरिका में आपका ये अमेजन हो गया, ये अमेजन हो गया, तो इसको क्या बोलता है, वर्ल्ड का लंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट का, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ के जो अमेजन फॉरेस्ट है, इसको वो यूज करता है, इसको सक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरह से कांगो भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन कांगो का ये सब स्टार्ट हो गया है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए ये एक चैलेंज होगा। चलिए ठीक है। जून रेनफॉल इन द दिल्ली, अब देखिए दिल्ली में जो जून में बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, दैट क्लेम द 14 लाइव्स। इसके पीछे का रीजन हम देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, टर्मिनल 1, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में देखे थे ना, कोलैप्स कर गया था एक टर्मिनल 1 पे, क्या हुआ था, फिर पानी भर गया था पूरे दिल्ली में। आईएमडी सफदरगंज ऑब्जर्वेटरी, आईएमडी का सफदरगंज ऑब्जर्वेटरी जो कहा था, दिल्ली रिकॉर्डेड 228 मिलीमीटर रेनफॉल इन द प्रीवियस 24 आवर, मेकिंग द हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन द जून सिंस 1936। दिस The Delhi Ridge Observatory also reported the unusually high rainfall at the 150 mm. The resultant destruction claimed the 14 lives. दोनों कह रहा है ये हो गया। अब इसके पीछे the primary factor behind the convective system was the rapid and intense advance of monsoon wind from the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The dual advance occurred 26 and 27, the following prolonged stalling of the monsoon trough over the central and northeastern नॉर्थईस्टर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू IMD एडिशनल वेदर सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है, एक तो एक कन्वेक्टिव करंट सिस्टम होता है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों में जो मानसून जब टूटता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बंगाल एक अरेबियन सी, दोनों से ये मानसून का जो हवा था निकला बाहर, ठीक है। द ड्यूअल एडवांस, द प्रोलॉन्ग मानसून ट्रफ ओवर सेंटर, जो मानसून ट्रफ होता है, ट्रफ मतलब क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इस रीजन में सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न इधर आके स्टेबल हो गया यहाँ पे। IMD additional weather system included a cyclonic circulation over the northeast Madhya Pradesh and another over the Haryana. This cyclonic circulation, which is an anti-clockwise trail of the wind carrying moisture over the land, can induce the thunderstorm rainfall. This and also noted the presence of western disturbance and upper troposphere, through which contribute to the influx warm moist air into the region. An active low pressure area over the Bay of Bengal added to the moisture as a local level, and anticyclonic over the northeast Delhi 12 km above the sea level facilitate the convergence of the wind in the lower atmosphere. अरे यार मैप थोड़ा सा सही बना लेना। हाँ ये देखिए, ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर में पता है जब मानसून में बताया ना, फेरल का लॉ पड़े हुए, जैसे कि इधर से ये आएगा तो फिर ये इधर मानसून की हवा ऐसे 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 आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये टक्कर करती है, तो दो ब्रांच आती है, एक होता है अरेबियन सी वाला ब्रांच और एक इधर से भी होता है, ये मानसून का हवा यहाँ से ऐसे करके आने के बाद ये ऐसे ऐसे जाती है ना, तो एक यहाँ पे टकराने के बाद एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो इधर क्या होता है, ये होता है हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर जोन होता है, ठीक। और यहाँ पे एक टकराने के बाद ये इधर जाती है, ठीक, एक दूसरा इधर, मानसून का यही होता है। तो बताया क्या जा रहा है 26-27 जून के बीच में क्या हुआ, एक है मानसूनल ट्रफ। मानसूनल ट्रफ क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट मान ली कि जोन बिल्ड होता है। अब वो हम जब मानसून डिटेल पढ़ेंगे तो एक ये लो प्रेशर जोन जो है ये इस रीजन में ऐसे करके ये ऐसे करके बन गया, ठीक, ऐसे करके ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, हवा जो नीचे रहता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक। तो यहाँ पे एक ट्रफ बन गया था, तो ये लो प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर है, तो जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी तो मानसून ने इधर मूव किया। दूसरा फैक्टर ये क्या कह रहा है, एक तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, मान लीजिए ये लैंड है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ की जो हवा है वो
ऊपर की तरफ जाएगी, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, जाएगी ठंडा हो जाएगी, ठंडा होने के बाद ये कन्वेक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से फिर यहाँ पे बारिश होती है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, टेम्परेचर की वजह से ये होता है एक मानसून ट्रफ। दूसरा क्या बोला जाता है कि इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर से आने वाली ये जो हवा होती है, इधर से ये जो कैस्पियन सी और ये ब्लैक सी, इधर से मेडिटेरेनियन सी से जो हवा आती है, जो जेट स्ट्रीम जो हम पढ़ते हैं तब हम उसमें देखेंगे, तो वो उसके साथ भी बहुत नमी था, तो वो भी आके इसको एक एड ऑन किया, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला कि एक ये एंटी साइक्लोनिक, ये एक साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे बिल्ड हो गया। साइक्लोनिक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हवा, ये क्लॉकवाइज आपका इधर होता है, ऐसे करके ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहाँ के जो अर्थ में जो नमी था उसको ये ऊपर की तरफ ले गया, ठीक। तो एक तो मानसून ट्रफ हो गया जो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे डेवलप हुआ, दूसरा क्या एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो गया, तीसरा क्या ये जो यहाँ से टकराने के बाद बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों मतलब हाईली एक्शन डेवलप हो गया। तो ये चारों पांचों वजह जो था ना, वो उस 26-27 के टाइम में ये सारा फैक्टर्स एक साथ एक्टिव हो गया, जिसके कारण हेवी रेनफॉल हो गया, जो नॉर्मल 226 मिलीमीटर बताया जा रहा है और दूसरी जगह पे 100 मतलब यहाँ पे ये मिलीमीटर बारिश हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स काम आए, एक मानसून ट्रफ, एक ये, और जो ये आपका क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अपर ट्रोपोस्फेयर पे, अपर ट्रोपोस्फेयर में ये एक्टिव रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ से ये गया, ये यहाँ से गया, जो आपका ये ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ये यहाँ से गया, ये एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो ये एक साइक्लोनिक कंडीशन जो बन चुका है वो, ठीक। एंटी साइक्लोनिक में हाई प्रेशर नीचे में डेवलप होता है, नहीं साइक्लोनिक कंडीशन था यहाँ पे, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर वाला रहता है, जिसमें क्या होता है एंटी साइक्लोन में ना जो एयर का जो हाई प्रेशर रहता है वो फिर उस पॉइंट से दूर भागता है। साइक्लोनिक में क्या होता है, कन्वर्ज होता है, एंटी साइक्लोनिक में डाइवर्ज होता है, तो यहाँ पे हो गया था डेवलप, छोड़िए, टू मेनी वेरिएबल्स टू